हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर सेकंड नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू, ज्ञान और पाठ्यक्रम पार्ट टू, सेमेस्टर 4 के अंदर जो आते हैं आपके, उसमें मैं बीबीएमकेयू के जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए रहे हैं वो मैं आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है उसे मैं एक वीडियोस में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, वह मैं बताऊंगा और इसी बेसिस पे आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व करवाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू के एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पहला है आपका 20-21 से 23 के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। तो इस पेपर पे हम लोग का एमसीक्यू पेपर सेकंड पेज पे आते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है हम लोग का, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, बच्चे डैश में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन है स्कूल, विद्यालय, दूसरा है पेरेंट्स, माता पिता, तीसरा है सोसाइटी, समाज, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, जिसे हम कहते हैं इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। अब देखिए जो बच्चे हैं वो ज्ञान हर जगह से प्राप्त करते हैं। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं सही और गलत कि क्या चीज़ होता है, कोई भी सवाल आपका जवाब आपके माता पिता देते हैं। समाज, हमारे समाज में जो भी लोग रहते हैं, हमारे नेबर हो गए, हमारे पीयर्स जो भी नेबर्स के बच्चे हो गए, तो ये समाज हमें भी बहुत ज्ञान देता है। इसी के कारण आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका फॉर ऑल ऑफ दीज होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद क्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है अप्रोच इन एडुकेशन, शिक्षा में उपागम, दूसरा है टाइप ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रकार। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत। उसके बाद हम लोग का है ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस का आपका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन देख के मैं बता रहा हूँ, इसके प्रीवियस पेज पे आंसर है जो कि आपका अप्रोच इन एडुकेशन है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका अप्रोच इन एडुकेशन, शिक्षा में उपागम जो है वो आपके क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म के डेफिनेशन है अप्रोच इन एडुकेशन। अब क्यों है तो मैं बता देता हूँ। हमारे जो अप्रोच में है उसमें हमारी डिफरेंट अप्रोच आती है। क्या आती है? डिफरेंट अप्रोच आते हैं। अब डिफरेंट अप्रोच हमारे किस में आते हैं? इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होता है, जो हमारा करिकुलम में विकास होती है, उस बेसिस पे हमारा एक अप्रोच बना है जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। इसी में आपका जो अप्रोच है, तो इसीलिए ये अप्रोच इन एडुकेशन है, क्योंकि जितने भी अप्रोच होते हैं एडुकेशन के मामले में, करिकुलम के मामले में, तो वो हमारा ही एडुकेशन का ही अप्रोच है, शिक्षा में उपागम का ही अप्रोच है। तो ये आंसर समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखते हैं अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, समाज का दर्पण क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, दूसरा है कम्युनिटी, समुदाय, तीसरा है हॉस्पिटल, अस्पताल, और चौथा है स्कूल, विद्यालय। तो देखिए जो हमारे समाज का जो दर्पण है ना, वो हमारा स्कूल है, विद्यालय है। अब क्यों है ये जान लीजिए। स्कूल में क्या होता है? टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स हमें क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। तो उस नॉलेज के बेसिस पे क्या होता है, हम को जो पता होता है
वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में छप जाता है। तो वो जो छपता है वही दर्शाता है हमारा दर्पण। अब ऑप्शन छांटते कैसे, देखिए प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में आप खेल ही सकते हैं या कोई एक्टिविटीज़ गतिविधि कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप नहीं कर सकते कुछ। दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी आपको नॉलेज देता है, बट वो आपका समाज का दर्पण नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद है अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, मरीज जाते हैं, वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। अब आपको थोड़ा डाउट होगा स्कूल ही क्यों होगा, कम्युनिटी भी तो ज्ञान देता है। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ स्कूल ही क्यों होगा। जॉन डीवे, जो हमारे फिलॉसफी थे, जॉन डीवे, इन्होंने बोला था कि जो हमारा स्कूल है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा सोसाइटी को, समाज को दर्शाता है। इसी के कारण आपका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, ना कि कम्युनिटी ना होगा। और बाकी तो ऑप्शन आप छाट ही सकते हैं। कन्फ्यूजन जो था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स, सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर स्कूल स्टेज। अब हम लोग हिंदी में सवाल पढ़ लेते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी में। क्या है, इसको बोलते हैं, किसी विशेष विद्यालय स्तर पर किसी विषय के अध्ययन से संबंधित विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों और विषयों की सूची की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला करिकुलम, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा करिकुलम डिज़ाइन, जिसे हम पाठ्यक्रम रूपरेखा कहते हैं। तीसरा सिलेबस, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो वो हमारा सिलेबस है, पाठ्यचर्या। सिलेबस में ही हमारा क्या होता है, सिलेबस में हमें चैप्टर नेम, चैप्टर से पहले आता है यूनिट। अब ये यूनिट फर्स्ट है, इकाई जिसे कहते हैं, कि सेकेंड है कि थर्ड है। मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब इस चैप्टर के अंदर भी आपके क्या आते हैं, टॉपिक्स। उस अध्याय के अंदर भी हमारा एक विषय, मतलब एक टॉपिक्स आता है। उस टॉपिक के अंदर जैसे टॉपिक स्टार्ट होते हैं 4.1, मान लीजिए फोर्थ चैप्टर उसका फर्स्ट टॉपिक, फिर होता है 4.2। अब इस 4.1 चैप्टर के टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स आते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारा जो आंसर होगा ये सिलेबस होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोर्स, दूसरा है सिलेबस, पाठ्यचर्या। तीसरा है को करिकुलम एक्टिविटीज़, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। चौथा है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था की समग्री गतिविधियाँ। तो देखिए इसका सही आंसर है व्हाट इज़ करिकुलम का, तो ये होगा ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो इसमें आपका नॉन एकेडमिक आएगा। क्या आएगा, नॉन एकेडमिक आएगा। तो यहाँ एकेडमिक तो रह गया, एकेडमिक तो आगे रह गया, नहीं आया, तो ये छट जाएगा। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होता है, यूनिट्स, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक्स आते हैं। सिलेबस जो है करिकुलम का पार्ट है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ नहीं है। कोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोर्स क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें ये आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ई नंबर, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो इस ईयर का आज का जो है ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला, मतलब पिछला ईयर का हम लोग और सवाल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग का 20-22 का क्वेश्चन, 20-22 का क्वेश्चन देख सकते हैं जो हमारा सेशन रहा है। तो उसमें आपकी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसको नीचे कर लेता हूँ मैं थोड़ा। पहला है,
करियर इज ए डैश वर्ड। करियर कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, इटैलिक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग अगला पेज देख लेते हैं। तो करियर क्या है? जो करियर है वो एक शब्द डैश भाषा का शब्द है। तो जैसा कि मैंने B.Ed अड्डा चैनल पे बता के रखा है कि करिकुलम किस वर्ड से आया है, उसका मतलब क्या होता है। तो आपका जो करियर वर्ड है उसके हिसाब से आपका लैटिन सही आंसर होता है। करियर लैटिन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से नहीं आया है, रोमन वर्ड से नहीं आया है, फ्रेंच वर्ड से नहीं आया है। करियर जो है आपकी CURR, करियर जो है लैटिन वर्ड से आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब अगला सवाल है, द कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द करिकुलम इज आर। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। तो क्या घटक है? चलिए वो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑन सिस्टम, प्रशिक्षा प्रणाली। दूसरा स्टडी कमेटी, अध्ययन समिति। तीसरा है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। चौथा है ऑल ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अब कंपोनेंट्स जो अफेक्ट आप पर के करिकुलम को जो प्रभावित करने वाला होता है, देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर ये हटा देंगे तो करिकुलम का कोई बुनियाद नहीं रहेगा। इससे आप जो इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी बच्चों का, करेक्ट इवैल्यूएशन वो नहीं कर पाएंगे समेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे। अगला अध्ययन समिति, जो भी कमेटी होते हैं, अगर कमेटी स्टडी कमेटी नहीं होंगे तो आपकी क्या इम्पोर्टेंस होगी करिकुलम में, क्या आपकी नीड होगी, बच्चों के नीड्स के हिसाब से आपकी क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगला है सोशल चेंज। अब समाज में परिवर्तन, जैसे कि फेमिनिज्म, जो पार्शलिटी होती है, जो आपकी वुमेन बोल सकते हैं या फिर गर्ल्स के साथ जो वायलेंस, मोलेस्टेशंस जो केस होते हैं, उसको आप बदल सकते हैं जब आप सोशल में बदलाव लाओगे। और ये कैसे आएगा? पढ़ के आएगा। आपको चैप्टर में अगर जेंडर के बारे में दे दिया गया है या सोशल चेंज के बारे में दिया गया, तब उसके कारण आप बदलाव ला सकते हैं। इसी के कारण इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोग्राम इज या आर। मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो पहला है सिस्टमैटिक, क्रमबद्धता। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। तीसरा है वैलिडिटी, वैधता। चौथा है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उसमें ही आपकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी भी आती है या फिर वैलिडिटी, सिस्टमैटिक। तो ये सब चीज़ आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके इवैल्यूएशन प्रोग्राम के। रिलेटिविटी, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है? पहला है समाज, सोसाइटी। दूसरा है फ्रेंड्स, दोस्तों। तीसरा है फैमिली, परिवार। चौथा है स्कूल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है। बच्चा इन्फेंट स्टेज होते हैं, उसके बाद बच्चा पैदा हो, मतलब आपके प्री प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है आपके प्रेग्नेंट स्टेज में, जो आपके वूम में होता है, उसके इन्फेंसी स्टेज होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए आपका 6 मंथ से 1 ईयर, 3 ईयर्स तक, आप 1 से 3 ईयर्स तक आप बच्चों को घर में रखते हैं। तो जो भी इसको सिखाना होता है वो सबसे पहला बच्चा परिवार से सीखता है।
वो आपको क्या देखता है, ऑब्जर्व करता है। आप क्या बोलते हो, किस भाषा में बोलते हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, बंगाली में बात कर रहे हो, उड़िया में बात कर रहे हो, तो बच्चा ऑब्जर्व करता है। तो बच्चा सबसे पहला परिवार से ही सीखता है। तो फर्स्ट स्कूल वही बच्चा का परिवार हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हु रोट फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसने रचा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका H.T. जॉनसन। बेकन ने कुछ नहीं कहा था करिकुलम के ऊपर, हैरी लिकर भी नहीं कहा था, डगलस भी नहीं कहा था कुछ करिकुलम के ऊपर। तो जो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम एक किताब है जो आपके H.T. जॉनसन ने लिखा था। अब H.T. जॉनसन का जो पूरा नाम है वो नाम है हैरोल्ड थियोफिलिस जॉनसन। इन्होंने ही फाउंडेशन ऑफ करिकुलम लिखा था। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग अगला ईयर का सवाल देखते हैं जो कि 2019-21 का है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसके MCQ क्वेश्चंस। तो इसके MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। चलिए, तो पहला सवाल हम लोग का है, द कंपोनेंट फैक्ट अफेक्टिंग द करिकुलम आर। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। पहला एग्जामिनेशन सिस्टम जिसे हम परीक्षा प्रणाली कहते हैं, दूसरा है स्टडी कमेटी अध्ययन समिति, तीसरा है सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, चौथा है ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी। तो आपने पिछले बार भी देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिंग द करिकुलम सवाल आए थे, तो इस बार भी आया है। तो इसका आपको ऑप्शंस जो है वो ऑल ऑफ दिस होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप जो पिछले साल का है वो आप दोबारा देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस होगा। ये लोग सभी जो है एग्जामिनेशन सिस्टम, कमेटी और सोशल चेंज, ये आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि आपका करिकुलम को प्रभावित करता है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज ऑन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। हु सेड, ये किसने कहा था? पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए, किसकी कथन है? पहला है पॉल हर्स्ट, दूसरा है मुनरो, तीसरा है फ्रोबेल, चौथा है कनिंगम। तो इसका सही आंसर है फ्रोबेल। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच फ्रोबेल। क्या था? फ्रेडरिच फ्रोबेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, फ्रेडरिच फ्रोबेल। हम लोग अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द वर्ड। देखिए फिर से ये वर्ड दोबारा रिपीट हुआ। द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो करिकुलम वर्ड है, शब्द करिकुलम लिया गया है, तो किस वर्ड से लिया गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है लैटिन वर्ड क्यूरीर, दूसरा है ग्रीक वर्ड क्यूरीर, ग्रीक शब्द क्यूरीर, तीसरा है फ्रेंच शब्द क्यूरीर, चौथा है जर्मन वर्ड क्यूरीर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसका सही ऑप्शन जो लैटिन वर्ड क्यूरीर। समझ में आ गया इसका आंसर। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज। पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया है। पहला टू इवेलुएट, मूल्यांकन करना, दूसरा टू गिव फीडबैक, पृष्ठ पोषण देना, तीसरा रेंडरिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का गतिपादन, चौथा है ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी। तो अब आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इवेलुएट करना होता है क्या? आपकी प्रोसेस, प्रतिक्रिया जो भी होती है उसमें पार्ट है करिकुलम डेवलपमेंट का, तो यस इवेल्यूशन पार्ट है। फीडबैक देना, जो हम लोग किसी बच्चे का फीडबैक देते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस किया कि ख़राब दिया, बताते हैं आपके माता पिता बच्चों को,
तो शिक्षक बताते हैं, तो पृष्ठ पोषण भी होगा। तीसरा है उद्देश्यों का प्रतिपादन, ये भी होगा। तो फिर ये ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हु रोट फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसने रचना की है? तो इसका मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कितने रिपीट आ रहे हैं। एच.टी. जॉनसन। तो जैसा कि मैंने एच.टी. जॉनसन का पूरा नाम बताया था, क्या? हैरोल्ड थियोफिलिस जॉनसन। इन्होंने ही फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के बारे में लिखा था। तो ये समझ में आ गया। तो 2019 से 21 का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2018 से 2020 के सवाल। तो चलिए हम लोग सवाल पे देखते हैं क्या है। तो पहला हम लोग का सवाल है, चलिए रुक जाइए देखते हैं। चैलेंज ऑफ सिलेक्शन फॉर नॉलेज एजेंसी इज। जो नॉलेज एजेंसी जो है उसको सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या हमें चुनौती मिलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला है ऑप्शन आपके क्या, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से हिंदी में। ज्ञान प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की चुनौती है। पहला है रिलीजन धर्म, लैंग्वेज भाषा, सिलेबस विषय वस्तु, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो अब इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि रिलीजन को हम लोग चुनौती देते हैं। आप चुनौती आप उसको जो भी करिकुलम बनेगा उस पर चुनौती देगा। लैंग्वेज, आप किस भाषा में लिख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। जैसे कि झारखंड की जो JCERT होती है या बिहार की SCERT होती है, वो सब हिंदी में किताब लिखते हैं। अब वही आप उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा में आपको जो किताब मिलेंगे उड़िया मिलेगी। क्या मिलेगी? उड़िया की मिलेगी। तो लैंग्वेज भी चेंज हो गया, धर्म भी चेंज हो गया। अब सिलेबस भी आपका चैलेंज देता है। अलग अलग स्टेट के अपने हिसाब से सिलेबस बनाए जाते हैं, उसमें स्टेट के कुछ नॉलेज जो ज्ञान है वो ऐड किए जाते हैं अपनी किताबों में। तो ये समझ में आ गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। विच लेवल ऑफ करिकुलम डज NCERT प्रिपेयर। NCERT की किस स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर। दूसरा है टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग का क्या है? अगला है हम लोग का हायर एजुकेशन। क्या है? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। और चौथा है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। तो जो NCERT है उसके हिसाब से जो उसका रोल होता है वो क्या होना चाहिए आपके NCERT के हिसाब से? वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से जो फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, वो होना चाहिए। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों होने चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो चलिए पहला मैं बताता हूँ सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या आती है? क्लास 9 to 12, ठीक है। तो ये कक्षा की जो बोर्ड है वो NCERT की जो CBSE बोर्ड है या स्टेट की बोर्ड है वो करवाती है। दूसरा जो ऑप्शन था उसके हिसाब से जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, तो ये NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के अंदर आती है। तीसरा जो है वो है आपकी हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है वो प्री सर्विस या इन सर्विस के अंदर आती है। अब चौथा ऑप्शन है जो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग है वो हायर एजुकेशन के लिए। चौथा जो ऑप्शन था आपका वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वेरियस लेवल्स, इंक्लूडिंग सेकेंडरी। तो इसमें क्या होता है, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टाइप्स के हो जाते हैं ये वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें लोग स्किल सीखते हैं
और ये एक तरह की प्रोफेशनल जो जॉब होती है उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जल्द से जल्द आप वोकेशनल स्किल्स लेके आप जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी नौकरी उस वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से। तो इस कारण से ये क्वेश्चन सही है। ऑप्शन में थोड़ी मुझे लगती है गलत दिए हुए गए, क्योंकि इसमें ऑप्शन सभी होंगे, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। उसके बाद है अगला सवाल है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर कंसर्न विद, पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है। तो पहला है आइडिया, दूसरा है सोसाइटी, तीसरा है हिस्ट्री इतिहास, विचार समाज, चौथा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो जो इसका आंसर जो होगा सोशियोलॉजी के फाउंडेशन के हिसाब से वो आपका आंसर होगा क्या, सोसाइटी, समाज, क्योंकि यहाँ सोशियोलॉजी की फाउंडेशन की बात की है और सोशियोलॉजी खुद एक समाज है जिसमें लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समाज। अगला सवाल है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रिवॉल्व अराउंड, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इसके। तो पहला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चारों ओर घूमता है। पहला है सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या, दूसरा है लर्नर्स, सीखने वाला, तीसरा है कंटेंट, सामग्री, चौथा है सोशल वैल्यूज़, जिसे हम कहते हैं सामाजिक मूल्य। तो ये डी का जो सही आंसर होगा वो कंटेंट होगा, सामग्री होगा, क्योंकि जो भी हम लोग विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड या फिर ये विषय सेंटर्ड है ना, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। तो सब्जेक्ट सेंटर में जो भी उसकी सामग्री होगी उसी का महत्व होगा, क्योंकि जो लर्नर्स है उसके लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बनी हुई है, सोशल के लिए सोसाइटी के नियम के बने हुए हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल वैल्यूज़, तो समाज की क्या समस्याएं हैं और सोशल वैल्यूज सब सोसाइटी बेस्ड अप्रोच होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंटेंट, सामग्री। ठीक है, सामग्री जो होती है वो आपके सही आंसर होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सिद्धांत, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, आय व्यय का सिद्धांत, चौथा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जितने भी आप प्रिंसिपल देखें उसमें आपका करिकुलम रिलेटेड है ही है, बस उसमें से एक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंसेस। अभी जो आय व्यय खर्चीला है ये कोई आपका करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये तो आप इनकम एक्सपेंसेस या जो भी बोलो ये आपके इंडिविजुअल या फिर आपकी फैमिली के इर्द गिर्द आती है, तो ये करिकुलम का पार्ट रहा ही नहीं। तो इसके प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंसेस इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके प्रिंसिपल करिकुलम डेवलपमेंट में नहीं आती है। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, अगले साल का, पिछले साल के जो, अब इसके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो वीबीयू के आते हैं, क्योंकि उसके बाद ही वीबीयू के बाद ही बीबीएमक्यू ने अपना यूनिवर्सिटी बनाया था, फिर वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है हम लोग का ये ईयर है आपका क्या, 2018 to 20। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे सवाल क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम का जो मुख्य कारक है डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है एडुकेशन, शिक्षा, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, तीसरा है वैल्यूज, मूल्य, चौथा है जॉब, जो हम लोग सरकारी जो हम लोग का प्रोफेशन जो होता है जॉब, वो ऑप्शन है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स,
क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के आप पाठ्यक्रम का कोई भी डेवलपमेंट या फिर आपके करिकुलम या प्रोसेस होती है वो बिना ऑब्जेक्टिव बिना उद्देश्य के तो आप बना ही नहीं सकते हैं। तो ये मदद करता है करिकुलम। तो ये मुख्य कारक हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का उदाहरण है। पहला है सब्जेक्ट डिज़ाइन, विषय डिज़ाइन। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है डिसिप्लिन डिज़ाइन, अनुशासन डिज़ाइन। तीसरा है कोरिलेशन, सह संबंध। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो डिसिप्लिन अनुशासन के हिसाब से आपको पाठ्यक्रम बनानी चाहिए। सहसंबंधी कोरिलेशन हो, जैसे कि जो बच्चों में हम ईवीएस पढ़ते हैं, क्लास 1 to 5 में हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर सोशल साइंस भी आता है या सोशल स्टडीज़ कह सकते हैं, साइंस भी आता है। और जो इन्वायरमेंटल के रिलेटेड जो वातावरण आते हैं उसके अंदर ये ईवीएस इंटीग्रेटेड रहता है, तो एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो ईवीएस क्या है, कोरिलेशन कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे आपका पढ़ने का स्तर आगे बढ़ते जाता है, आपकी जो कक्षाएं आगे बढ़ती है, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। आप सोशल साइंस में आप फिर आगे क्या पढ़ेंगे, 6 to 8 या 9 10 आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ोगे, फिर मैथ्स अलग पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप बायोलॉजी पढ़ लिए तो बायोलॉजी में भी आगे पढ़ोगे तो बॉटनी, जूलॉजी। तो एक दूसरे में कोरिलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प्स करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डैश। पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या निर्माताओं का डैश की प्रकृति समझने में सहायता प्रदान करती है। तो पहला ऑप्शन है कंटेंट, विषय वस्तु। दूसरा है लर्नर, अधिगमकर्ता। उसके बाद अगला है आपका आइडियाज़, विचार। उसके बाद है, इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हैं क्या, हाँ चौथा, तीसरा था टीचर, चौथा था आइडियाज़। ठीक है, तो इसका तो छोटा कर लेता हूँ मैं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जो होगा वो होगा लर्नर, अधिगमकर्ता। जो क्योंकि साइकोलॉजिकली फाउंडेशन बनाया गया करिकुलम जो कि आपको डेवलपर बनाने के लिए समझना होता है, तो उसका जो नेचर होता है ना वो लर्नर पे डिपेंड करता है, अधिगमकर्ता जो होते हैं उसकी क्या ज़रूरत है, क्या महत्व होंगे और क्या ऑब्जेक्टिव होगी, उस बेसिस पे आपका करिकुलम डेवलपर जो है करिकुलम बनाते हैं। तो यहाँ तक कोई समझ में कोई कठिनाई हो रही है, समझ में सब आ रही है। अब हम लोग अगला सवाल के ऊपर जाते हैं। तो हम लोग का अगला सवाल है करिकुलम। करिकुलम इज पाठ्यचर्या है, तो क्या है वो बतानी है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है सिलेबस, पाठ्यक्रम। दूसरा है कोर करिकुलर एक्टिविटी, सहगामी क्रिया। तीसरा है कोर्स। चौथा है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का संपूर्ण क्रियाकलाप। तो ये आप पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, उसका मैंने सवाल का जवाब भी दिया था, तो आप इसको बता भी सकते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का संपूर्ण क्रियाकलाप। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 से 3 बार आ रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाए। अब अगला है व्हाट इज़ लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग जो इनमें से अधिगम संसाधन क्या है। पहला है टेक्स्ट बुक, पाठ्य वस्तु। दूसरा है TLM, जिसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का ऑप्शन है ऑथोरिटेटिव नॉलेज, अधिकारक ज्ञान। तो अधिकारक ज्ञान जो हम अथॉरिटी के थ्रू आते हैं। उसके चौथा है ऑल ऑफ द अबव,
उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो ज्ञान है ना वो हमें सब तरफ से मिलती है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसका आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टीएलएम काफ़ी मदद करता है, बिना टेक्स्ट बुक के आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी पड़ जाती है। अब हम लोग अगला देखते हैं, हम लोग जो है वो हम लोग का है क्या है 2017 से 19 की क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। पहला है द वर्ड एडुकेटम मीन्स, देखिए फिर से रिपीट हुआ, द वर्ड एडुकेटम मीन्स, एडुकेटम शब्द का अर्थ है। तो करिकुलम, दो वर्ड याद रखिएगा, पहला है करिकुलम वर्ड, दूसरा है एडुकेशन का, एडुकेटम है जो करिकुलम है उसमें क्रीड जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है, और एडुकेशन जो है वो एडुकेटम वर्ड से आया है, और ये कहाँ से आया है, ये लैटिन से आया है। और इसका चलिए ऑप्शंस के थ्रू अभी बता देते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का है, तो पहला है टू ट्रेन, ट्रेन शिक्षित करना, दूसरा टू लीड आउट विकसित करना, तीसरा टू ब्रिंग अप बाहर निकालना, चौथा नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना है आपका क्या, एडुकेशन से जो वर्ड आया है एडुकेटम, एडुकेटम उसका मतलब है टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना। ठीक है, चलिए अब हम और देखते हैं सवाल। हु सेड, किसने कहा था, इट जो कि करिकुलम बोल रहा है, इज ए टूल, करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, टीचर है, टू मोल्ड हिज मटेरियल, मटेरियल क्या है, पुपिल, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, आइडियल क्या है, ऑब्जेक्टिव, इन हिज स्टूडियो, उसका स्टूडियो क्या है, स्कूल। किसने कहा, कलाकार जो शिक्षक है कि हाथ में यह जो कि पाठ्यक्रम है एक साधन है जिसमें यह वह पदार्थ जो कि शिक्षार्थी को पदार्थ कहा गया है को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो जो स्कूल को कहा गया में ढाल सकता है। ये जो आपके कोटेशंस हैं ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है फ्रोबेल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, दूसरा है कनिंगम, तीसरा है हॉर्न, चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कनिंगम, क्या होगा, कनिंगम, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का मुख्य तत्व कौन सा है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, पहला एम्स उद्देश्य, दूसरा है सिलेबस पाठ्य वस्तु, तीसरा है टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियों, चौथा ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी ऑल ऑफ द अबव। अब क्यों है, क्योंकि बिना एम्स के कोई भी एलिमेंट का आपके जो करिकुलम के एलिमेंट है बेसिक वो नहीं हो सकती है। आप सिलेबस निर्धारित नहीं करोगे तो करिकुलम में पढ़ाओगे क्या। बिना टीचिंग मेथड्स के जो आप टीचिंग मेथड्स पढ़ा रहे हो, चाइल्ड सेंटर्ड या फिर आप नॉलेज सेंटर्ड कर सकते हो, चाइल्ड सेंटर या टीचिंग सेंटर्ड होते हैं, उस मेथड्स में आप टीएलएम भी यूज़ कर सकते हो, इस मेथड से पढ़ा सकते हो, बिना इसके नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कठिनाई। अब अगला सवाल है, विच वन इज नॉट ए इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं इसमें, ऑफ एडुकेशन, तो इनमें से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण नहीं है। पहला है फैमिली परिवार, दूसरा है स्टेट राज्य, तीसरा है स्कूल विद्यालय, चौथा है सोसाइटी समाज। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा स्कूल, क्योंकि यह अनौपचारिक अभिकरण नहीं है बोल रहा है। जो स्कूल है वो आपका क्या है, वो फॉर्मल है, क्या है, जिसे हम औपचारिक कहते हैं। और जो फैमिली है, स्टेट है जो राज्य है, या फिर समाज हमारा इनफॉर्मल, ये तीनों जो है
ये तीनों किस में आता है? इनफॉर्मल में आता है, अनौपचारिक में आता है। तो नहीं पूछा है स्कूल। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज? इनमें से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? पहला ऑप्शन टेस्टिमोनी, साक्ष्य। दूसरा है सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इंद्रिय अनुभव। अगला ऑप्शन है हम लोग के ऑथोरिटेटिव नॉलेज। क्या है? ऑथोरिटेटिव नॉलेज, आधिकारिक ज्ञान। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो मैंने उसमें बता दिया था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, 4th नंबर। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग बाकी सवाल भी देख लेते हैं। ये है 2016 से 2018 का क्वेश्चन। पहला आपका सवाल है द मेन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज। जो मुख्य प्रोसेस होता है करिकुलम डेवलपमेंट का वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? पहला है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। दूसरा है फीडबैक, पृष्ठ पोषण देना। तीसरा टू फुलफिल द एम्स, उद्देश्यों को पूर्णतः करना। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी होगा। एक्सप्रेशन मैंने पहले भी बता दिया था। चलिए अब और देखते हैं। विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? तो देखिए इसके पहले क्या पूछा गया था? इनफॉर्मल के बारे में। अब पूछा गया है क्या? फॉर्मल के बारे में। इनमें से कौन औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है? उसमें भी नहीं है पूछा था, याद रखिएगा, नहीं देखना है। पहला है स्कूल, विद्यालय। दूसरा है म्यूजियम, जिसे हम अजायब घर कहते हैं। उसके बाद हम लोग का तीसरा है लाइब्रेरी, जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं। चौथा है घर, होम। तो इसका सही आंसर है होम। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, लाइब्रेरी हो गया, ये सब फॉर्मल में आते हैं। स्कूल हो गया, सब फॉर्मल है। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड एडुकेशन? तो देखिए एडुकेशन वर्ड आ गया। हम लोग क्या पढ़ा था? एडुकेटम पढ़ा था। तो इसका आंसर वही वर्ड होगा। चलिए देखते हैं। ई और केटम, ए केटम, एडू प्लस केटम, वर्ड एडुकेटम। और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले भी देखा था, इसी से क्वेश्चन आए थे, इसी से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा 3rd, वर्ड एडुकेटम, शब्द एडुकेटम। तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब लोग अगला सवाल देखते हैं हम लोग का क्या है। सवाल वहीं पे था तो देख लेते फिर से। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रिवॉल्व अराउंड। तो पहले क्या था? लर्नर सेंटर भी था, सब्जेक्ट सेंटर भी था। यहाँ सब्जेक्ट सेंटर क्या है पूछा गया। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं किसके चारों ओर घूमता है। पहला है लर्नर, सीखने वाला। दूसरा है सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्या। तीसरा है कंटेंट, सामग्री। चौथा है सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा कंटेंट, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर टाइप से है। तो ये सामग्री जो है, कंटेंट जो है, उस बेसिस पे आपका ये बेस करता है, उस बेसिस पे है। अब अगला सवाल हम लोग का सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर कंसर्न विद। पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है। पहला है आइडिया, विचार। दूसरा है हिस्ट्री, इतिहास। तीसरा है सोसाइटी, समाज। चौथा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके 95% से ज़्यादा किसमें? एमसीक्यू पार्ट में आएंगे। मतलब आपके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस में आप मिनिमम तो 4 क्वेश्चंस कर लोगे।
दैट मीन्स आप 8 मार्क्स लेके आ सकते हो आराम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोसाइटी। रिपीटेड क्वेश्चन है समाज, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो चलिए अब हम लोग और बाकी ईयर्स के देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। 15, 17 के क्वेश्चंस, 15, 17 के क्वेश्चंस, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अगला पेज पे है, तो चलिए देखते हैं। द मेन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया है। ये भी रिपीटेड है, तो आप देख सकते हैं। पहला इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, दूसरा फीडबैक पृष्ठ पोषण देना, तीसरा टू फुलफिल द एम्स उद्देश्यों की पूर्ति करना, चौथा है ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एक मिनट देखिए, ऑल ऑफ दीज नहीं, क्या था, इवैल्यूएशन फीडबैक, हाँ रोकिए इसका ऑप्शन नहीं है, मेन प्रोसेस पूछा था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। द मेन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो जो मेन प्रोसेस होता है वो टू फुलफिल द एम्स, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उसको पूर्णित करना ही आपका मेन प्रोसेस में आता है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपका मेन प्रोसेस बताया था, उसमें सवाल आपके थोड़े अलग थे, तो ये आप देख लीजिएगा वो सवाल और ये सवाल में अंतर क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं टू फुलफिल द एम्स बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल है हम लोग का, हु हैज़ क्लासिफाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया। पहला है जॉन डेवी ने किया। अब मैं अगला देखता हूँ, अगला है आपका रॉबर्ट मिलर ने किया, बीएस ब्लूम ने किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बेंजामिन है, जो कि पिछले पेज पे था, स्लाइड्स पे थे। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। नन ऑफ दिस, एक मिनट, इस पे भी नहीं, जॉन डेवी नहीं है, रॉबर्ट मिलर नहीं है इसमें। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका नहीं दिया हुआ है उसमें, तो इसका आंसर जो है वो होगा बेंजामिन, ठीक है, जिसका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। तो ऑप्शन थर्ड बीएस ब्लूम का पूरा नाम क्या है, बेंजामिन एस ब्लूम, तो थर्ड आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगला सवाल है, द वर्ड करिकुलम हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रॉम विच लैंग्वेज, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, तीसरा है आपका लैटिन वर्ड, तो हाँ लैटिन वर्ड से हुई थी। चौथा नन ऑफ दिस, तो वो तो होंगे ही नहीं क्योंकि लैटिन वर्ड दिया हुआ है इसमें, तो ये आंसर होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ, हाँ, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज, पाठ्यक्रम के मूल तत्व है। पहला एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर टेक्स्ट बुक, लक्ष्य एवं उद्देश्य, टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम वस्तु, तीसरा टीचिंग मेथड शिक्षण विधि, चौथा इवैल्यूएशन मूल्यांकन, पांचवा है ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो देखिएगा ये पूछा गया बेसिक एलिमेंट, ये एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। और जो इस ईयर के जो सवाल आए थे, पहला जो था वो मेन प्रोसेस पूछा था, तो ध्यान रखिएगा मेन प्रोसेस और एलिमेंट में अंतर है। आपके एलिमेंट में एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगी, फीडबैक आएगी, टेक्स्ट बुक आएगी, टीचिंग मेथड्स आएंगे, इवैल्यूएशंस आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होंगे। अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है द फैक्टर अफेक्टिंग, क्या है,
द फैक्टर फैक्टरिंग करिकुलम इज पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। पहला एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। तीसरा है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। चौथा है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो पिछले स्लाइड में है। तो मैं चलिए पिछले स्लाइड पे चलता हूँ। तो द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एजुकेशन सिस्टम ही है। परीक्षा प्रणाली ही हमारा फैक्टर्स करिकुलम को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस थोड़ा सा भी मददगार लगे कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मदद हो गया, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मदद लगती है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप हमें बता सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे सवाल में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो ख़राब भी लगे तो आप बता सकते हैं कि अगली बार जो भी वीडियो आएंगे उसमें सुधार का गुंजाइश हो सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोर देन 50% लोग ने वीडियोस देखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप चाहें तो बीट अड्डा हमारा चैनल है, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।